सो हेलो माय डियर देशभक्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज जो है वो हम एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ है वो ना तो ख़त्म हो सकती है और ना ही जो है वो बन सकती है। मतलब जो चीज़ इनिशियल में जैसी है वो फाइनल में भी वैसी ही रहेगी। ठीक है। जैसे आप है ना, आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, जो पहले थे वही आज भी है। ठीक है। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। ठीक है। कंजर्वेशन मतलब आपको फील आया होगा क्या होता है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम क्या है। तो दो मोमेंटम आपने सुना होगा, लीनियर मोमेंटम एक होता है रोटेशनल मोमेंटम। रोटेशनल मोमेंटम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। आज यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात चल रही है। तो लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी। मतलब मोमेंटम जिसको कि P से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम वी यहाँ पर आ जाता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक। अब जो है आप बोर्ड पे देखना कि किस तरीके से मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझाता हूँ। ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने में ये बहुत काम का कंसेप्ट है। ठीक है। तो ध्यान से जो है वो इसको आप देखना। मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख रखा है। डिस्क्रिट डिस्क्रिट एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एन डिस्क्रिट पार्टिकल्स के लिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये हम डिस्क्रिट पार्टिकल्स की फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है। एन डिस्क्रिट पार्टिकल्स। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास के साथ। ठीक। यहाँ पर m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर और n तक जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक। m1 m2 m3 किसी सिस्टम के हर एक पार्टिकल्स का मास है, कंबाइन करेंगे तो होल मास यानी कि कैपिटल M हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया। mv मैंने आपको भी बताया लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सिस्टम का जो है वो क्या आ जाएगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। वेक्टर साइन लगाया है क्योंकि आप जानते होंगे कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक। यहाँ पर हर एक पार्टिकल का मोमेंटम, फर्स्ट पार्टिकल का p1 वेक्टर, सेकंड का p2 वेक्टर, ऐसे करते करते nth पार्टिकल का हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम आ गया। ठीक है। तो ये जो है वो कंप्लीट सिस्टम के मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। यानी कि कंप्लीट सिस्टम का मोमेंटम कितना होता है, उनके वेक्टर एडिशन के सम के बराबर। ठीक है। वेक्टर एडिशन के बराबर। ठीक। अब सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि अगर किसी एक सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर आपस में कैंसिल हो रहे हो, यानी कि एफ नेट एक्सटर्नल अगर जीरो हमारे पास यहाँ पर हुआ तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन भी हमारे पास जीरो होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, वो हमारे पास निकल कर आएगा बच्चों कांस्टेंट। ठीक। अब अगर ये कांस्टेंट हुआ तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ कर आए। ठीक। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हुआ तो ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर सब कांस्टेंट हो गए। ठीक। इस हिसाब से क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल्स थे उस सिस्टम के अंदर उनका सबका मोमेंटम का अगर हम वेक्टर एडिशन करते तो वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। अब हमने देखा कि p1 p2 p3 वेक्टर का सम जो है वो p ऑफ सिस्टम यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर है। तो इस हिसाब से तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम देख लीजिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। ठीक। तो इससे सेकंड पॉइंट से क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है कि अगर किसी भी पार्टिकल, किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा उस कंप्लीट सिस्टम का वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो बच्चों आपको याद रखना कि अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है। इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो चीज पहले जैसी थी वो फाइनली भी वैसी ही रहेगी, यानी कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक। ये जो है वो हमारा यहां तक हो गया कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का। अब बात आती है कि इसको सर इतना बड़ा याद कैसे रखा जाए। तो याद रखना ये डेरिवेशन अलग बात है और क्वेश्चन करना एक अलग बात। ठीक है। आपको क्या करना है, आप जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहाँ पर लिख रखा है न्यूटन का सेकंड लॉ F नेट इज इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं F नेट को जीरो कर दूँ यानी कि सिस्टम पर लगने वाला सारा नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो हमारे पास dp भी जीरो होगा। ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी का स्मॉल चेंज यानी कि छोटा सा चेंज अगर जीरो है तो वो कंप्लीट, अगर कांस्टेंट है तो वो कंप्लीट क्या होगा, वो कंप्लीट हमारे पास
कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर dp वेक्टर 0 है तो p वेक्टर हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये पूरा जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपके पास कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है कोलिजन, और वो आज नहीं अगली क्लास में होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।